नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 10th क्लास के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ज्योग्राफी में हम लोग का पहला चैप्टर है भारत, संसाधन एवं उपयोग। मतलब भारत में जो है संसाधन एवं उपयोग, जो संसाधन है उसका हम उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि संसाधन कहते किसे हैं। संसाधन कहते किसे हैं? मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तु को संसाधन बोला जाता है। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तु को संसाधन बोला जाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है। जैसे कि जो ये कलम लिख रहे हैं, ये कलम क्या है? संसाधन है। कलम कैसे संसाधन है? क्योंकि जो कलम है ना, हमारा जीवन को आसान बना रहा है। अगर कलम नहीं होता तो हम बोर्ड पर कैसे लिखते? तो क्या हमारे लिए संसाधन है कि नहीं? हमारे लिए उपयोग में आ रहा है। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल। जो मोटरसाइकिल है हमारे लिए क्या है? संसाधन है। हम उस पर बैठते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि भूमि लिख देते हैं, कृषि भूमि, कृषि भूमि, ये हमारे लिए क्या है? संसाधन है। हम इस पर खेती करते हैं तो हमें क्या मिलता है? खाना मिलता है, ठीक है। तो हमारा उपयोग में भूमि आ रहा कि नहीं आ रहा है? हम उस पर घर भी बना लेते हैं तो हमारे उपयोग में आ रहा है। जो भी वस्तु हमारे उपयोग में आता है क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो मानव जीवन में मानव जीवन में जो है उपयोग आने वाली सभी वस्तुओं को संसाधन बोला जाता है, ठीक है। जो संसाधन होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं भौतिक संसाधन और दूसरे को बोलते हैं जैविक संसाधन। जो भौतिक संसाधन है जिसमें जीवन नहीं है उसे बोल देंगे भौतिक संसाधन, और जिसमें जीवन है उसे बोल देंगे जैविक संसाधन। तो समझिए, जो भौतिक संसाधन में क्या क्या आ जाएगा? भूमि, ये क्या हो जाएगा? भौतिक संसाधन। मृदा, ये भी भौतिक संसाधन है। खनिज, जल, ये चारों के चारों क्या है? भौतिक संसाधन है। बाद में जो है ना, भूमि, मृदा, खनिज, जल, एक अलग अलग सेपरेट चैप्टर है, वहाँ पर इसके बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद है जैविक संसाधन। जो जैविक संसाधन है इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आता है वनस्पति, वन जीव, जलीय जीव, मानव। ये सारे कौन है? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मानव संसाधन कैसे है? मानव संसाधन कैसे है? जो आप लोग भोजपुरी वाला गाना सुनते हैं और खूब आप लोग देखते हैं डीजे पर खूब उछलते हैं ना कि उछलते हैं, तो आपको उछलवा कौन रहा है? जो व्यक्ति गाना गाया है। आप खुश हो रहे हैं तो क्या हो गया? आपके काम में आ रहा है ना जी, आपको उछलवा रहा है, तो क्या कहलाया गया? मानव भी क्या है? संसाधन है। जैसे कि आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कुछ सीख रहे हैं तो आपके लिए हम क्या हो गए? संसाधन हो गए। आपके लिए क्या हो गए? हम संसाधन हो गए। तो मानव भी क्या है? एक संसाधन है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसका कथन है? तो जिम्मरमैन का कथन है, ठीक है, जिम्मरमैन का कथन है। मानव संसाधन है, जैसे कि गायक, कवि, शिक्षक, ये सारे क्या हैं? संसाधन है। सारे के सारे क्या है? संसाधन है। उसके बाद समझिएगा संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण, जो संसाधन का वर्गीकरण है ना, वो निम्नलिखित आधार पर करते हैं। निम्नलिखित आधार पर करते हैं। उसमें पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला कौन है? पहला है जैव संसाधन। जैव संसाधन वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होता है, जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होता है। इसमें सजीव के सारे लक्षण मौजूद होते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे जैव संसाधन। मतलब जिसकी उत्पत्ति जो है ना सजीव से हुआ है उसे क्या बोल देंगे? जैव संसाधन बोल देंगे। एग्जाम्पल, मनुष्य, जो मनुष्य का उत्पत्ति किससे हुआ है? एक मनुष्य से ही हुआ है। वनस्पति, इसकी भी उत्पत्ति एक वनस्पति से ही हुआ है, उसके बीज से हुआ है।
मत्स्य का भी मत्स्य से हुआ है। पशुपालन पशु से हुआ है। अन्न सारे के सारे क्या है, जैव संसाधन है। सिंपल याद रखना है, जकरा में जीवन होगा ना भाई वो क्या हो जाएगा, जैव संसाधन हो जाएगा, और जकरा में जीवन नहीं होगा ना वो हो जाएगा अजैव संसाधन। सिंपल से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है अजैव संसाधन। निर्जीव जो वस्तु होगा ना, निर्जीव वस्तु के जो समूह है उसे बोल देंगे अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन बोला जाता है। इसका मतलब है जकरा में जीवन होगा वो हो जाएगा जैव संसाधन, और जकरा में जीवन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अजैव संसाधन कहलाएगा। समझ में आया, ठीक है। जो आपके अजैव संसाधन है उसमें चट्टान, एकरा में जीवन होता है भाई लोग, एकरा में जीवन नहीं होता है। धातु और खनिज, इन तीनों में जो है जीवन नहीं, तीनों बोलता है, आपसे बतियाता है नहीं बतियाता है, नहीं बतियाता है। जो आपसे नहीं बतियाएगा, जिसमें ग्रोथ नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, वो निर्जीव हो जाएगा। चट्टान, धातु और खनिज ये सारे क्या हो गए, अजैविक संसाधन हो गए, अजैव संसाधन हो गए, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, पहला देख लिए उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा देखिए उपयोगिता के आधार पर संसाधन आपके दो प्रकार के हैं। उपयोगिता के आधार पर जो है ना संसाधन आपके दो प्रकार का है, एक है नवीकरणीय संसाधन, एक है नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन किसे बोलते हैं समझिए, वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या बोल देंगे, उसे नवीकरणीय संसाधन बोल देंगे। मतलब ऐसा संसाधन जिसको हम जो है ना वापस दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे समझिए एग्जाम्पल में आपका है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊपर से आता है, उसको आप बैटरी में स्टोर करते हैं और रात को फिर से उसका आप इस्तेमाल कर लेते हैं। पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा इसका भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए पवन ऊर्जा कैसे इस्तेमाल करते हैं आप लोग, पवन से पवन चक्की चला, बिजली बना, बैटरी में स्टोर हुआ और रात को उसका भी आप लोग इस्तेमाल कर लिए। साथ ही समझिएगा जो सौर ऊर्जा है ना, देखिए जो सूरज का ऊर्जा है वो डेली आ जाता है, आपको देखते हैं वो डेली हर सुबह आपके सामने आ जाएगा कि भाई हम आ गए हैं, सूत को उठो, बहुत लेट तक तुम सो रहे हो। तो क्या हो गया, वो नवीकरणीय संसाधन हो गया। पवन कभी रुकता है जी, अगर पवन कभी रुकता ही नहीं रुकता है, अब देखिएगा पवन हमेशा कहीं धीमी चलेगा लेकिन चलता रहेगा, तो पवन क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया। वो पवन कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, पवन जो है कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है जल। देखते हैं जल आप तालाब में देखें, गर्मी के दिन में खूब गर्मी पड़ रहा है और जो पानी है ना वाष्प बन के उड़ता है, वाष्प बन के उड़ता है, ऊपर जाता है, संघनन होता है, बादल बनता है और फिर से बरस के आपके पोखर में आ जाता है। ये साइकिल लगातार चलते रहता है, ठीक है। तो क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया। पानी कभी खत्म होता है, नहीं खत्म होता है। पानी के भले ही आज हम लोग जो है ना प्रदूषित कर दिए हैं, लेकिन पानी खत्म नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है वन, ये भी क्या है, नवीकरणीय है। एक वन को काट दिए, दूसरा वन, उसका भाई, उसका बेटा निकल के वापस फिर से आ गया, है ना। तो वन क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। वन प्राणी, ये भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। देखते हैं एक चूहा का बच्चा, चूहा को गांव में देखते हैं कुछ लोग जो होता है ना चूहा को मारो के खा जाता है, तो देखिएगा फिर से एक नया चूहा आ गया। ऐसा नहीं है कि एक नया चूहा नहीं आएगा। जैसे कि वन्य प्राणी शेर है ना जी, तो शेर क्या है, अपना बच्चा को जन्म दिया, उमर गया। ऐसा थोड़ा कि एक शेर जो है धरती पर आया, वो खत्म हो गया तो शेर विलुप्त हो गया, ऐसा एकदम नहीं है। मतलब शेर जो है ना अपना नया बच्चा जन्म दिया, जो वो बच्चा आया नया बच्चा जन्म दिया। कहने का मतलब हुआ कि नहीं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब है कि जो आपके वन जीव है ना वो क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जो आपके बच्चे आएगा वो बच्चे को जन्म देगा, ठीक है। तो क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा कि अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं, तो वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग जो है ना पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे क्या बोल देंगे, अनवीकरणीय संसाधन बोल देंगे। जैसे कोयला, आप कोयला को एक बार जला दिए तो उसको वापस ला सकते हैं जिस प्रकार से कोयला पहले था, नहीं ला सकते हैं। तो क्या हो गया, अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम जो पेट्रोलियम होता है उसमें सब कुछ आ जाता है, आपके पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, केरोसिन आ जाएगा, सारे के सारे आपके पेट्रोलियम में आता है। तो मानते हैं कि पेट्रोल
उसको गाड़ी में डाल के जला दिए, क्या वापस उसको प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो क्या हो गया? अनवीकरणीय संसाधन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कोयला। ठीक है, लिख दीजिए कोयला, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है ना वो 4 प्रकार का है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन आपके 4 प्रकार का, बहुत ही आसान है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। एग्जाम्पल में भूमि, मकान, तालाब, कुआं, ये सारे क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत, जिस पर किसी एक खास व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे कि आपका भूमि है तो उस पर केवल आप ही का अधिकार है, किसी और का अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपका है मकान, जो आपका घर है। देखते हैं अगर आपके घर में कोई दूसरा कोई आ जाएगा तो आप बोलिएगा चोर है। क्या बोलिएगा? चोर है। इसका मतलब घर पर किसका अधिकार है? आपका अधिकार है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिगत संपत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत संपत्ति हो जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। उसके बाद है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे बोल देंगे सामुदायिक संसाधन। जैसे समझिए मंदिर, मंदिर, गुरुद्वारा, पार्क, यहाँ पर किसी को जाने से रोका जाता है, सभी लोग जा सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन कहलाएगा। आप सभी के गांव में मंदिर होगा, है कि नहीं होगा? सभी के गांव में देवी मंदिर होगा, किसी गांव में मस्जिद होगा, वहाँ पर सभी व्यक्ति जा सकते हैं, किसी को रोक टोक नहीं है, तो क्या कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है उसे बोल देंगे राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि कोई पहाड़ है, कोई रोड है, वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन है। क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। कोई नदी है, उस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार है, नहीं कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, किसी एक समुदाय का अधिकार है, ऐसा एकदम नहीं है। उस पर जितने भी राष्ट्र के व्यक्ति हैं, भारत हो, पाकिस्तान हो, जिस भी देश में हो, अगर भारत में गंगा नदी है तो गंगा नदी भारत के हर नागरिक की है, हर नागरिक की है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है, जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है उसे क्या बोल देंगे? राष्ट्रीय संसाधन बोल देंगे। एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा सड़क, पहाड़, वन, ये सारे क्या हो जाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन हो जाएंगे। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे बोला जाता है? तो जिस पर जो है ना अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, जिस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है उसे क्या बोल देंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जिस भी संसाधन पर जो है, जिस भी संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है उसे बोल देंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे भारत है, भारत के 200 नॉटिकल मील के बाद जो भी संसाधन है ना उस पर किसका अधिकार है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार है। अरे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मतलब क्या होता है भाई लोग? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसको कौन बनाया होगा? जैसे कि भारत है, अमेरिका है, चीन है, उन सभी देश मिलके जो है एक संस्था को बनाते हैं कि पूरे दुनिया के जो देश है उसको मानेंगे। जैसे कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, और 200 नॉटिकल मील के बाद, 200 नॉटिकल मील के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ मिल गया, पेट्रोल मिल गया, तो उस पर किसका अधिकार होगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है विकास के आधार पर संसाधन को जो है ना 4 भाग में बांटते हैं। विकास के आधार पर जो है ना संसाधन को 4 भाग में बांटा जाता है। इसमें पहला है संभावी संसाधन। क्या है? संभावी संसाधन। तो संभावी संसाधन किसे कहते हैं? तो जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना है, जिसे भविष्य में जो हो, भविष्य में उपयोग में लाई जाने की संभावना है, उसे क्या बोल देंगे? संभावी। नाम से लग रहा है, देख रहे हैं, संभावी, संभावना व्यक्त कर रहा है, संभावना। ठीक है, तो जिसे उपयोग में लाई जाने की संभावना है उसे क्या बोलेंगे? संभावी संसाधन। जैसे समझिए हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है वो क्या है? संभावी संसाधन है, क्योंकि हिमालय के जो क्षेत्र में खनिज है उसे निकालना बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा है। साथ ही हिमालय का जो इलाका है ना बहुत ही खतरनाक है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, मतलब दुर्गम क्षेत्र है। इस कारण से जो है ना उस इलाके में अभी
खनिज का उत्पादन किया नहीं जा रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम में पूछता है कि ध्यान रखिएगा, राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का व्यापक उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन अभी किया नहीं जा रहा है, बाद में किया जाएगा। ठीक है, बाद में किया जाएगा। तो ये हो गया आपके संभावी संसाधन, संभावना है। ठीक है, संभावना है कि उत्पादन किया जाएगा। उसके बाद है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किसे बोलते हैं? वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता निर्धारित हो चुका है। समझिएगा, वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है। और यहाँ समझिएगा, मानते हैं कि यहाँ पर सर्वेक्षण हुआ और यहाँ पर पता लग गया कि यहाँ पर क्या है? कोयला है। यहाँ पर क्या है? कोयला है। तो ये पता लग गया कि कितना कोयला है, 10 टन है कि 20 टन है, कितना टन कोयला है ये पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि जो कोयला है ना, किस प्रकार का कोयला है, एंथ्रासाइट है कि बिटुमिनस है कि पीट है, कौन सा कोयला है। समझे कि नहीं? इसका क्वालिटी भी पता चल गया, इसका क्वालिटी आपके पता चल गया विकसित संसाधन में। और आपको ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है ना, जो विकसित संसाधन है उसका दोहन किया जाता है। इसे दोबारा फिर से ध्यान से देखिए, वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षणों उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता निर्धारित हो चुका है। मात्रा एवं गुणवत्ता, किस गुणवत्ता का है? लिग्नाइट है कि एंथ्रासाइट है, निर्धारित हो चुका है। इसे विकसित तकनीक के आधार पर उपयोग कर सकते हैं। जो तकनीक अभी है उसके आधार पर उसको उपयोग कर सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे विकसित संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे विकसित संसाधन बोलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भंडार संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में जो है ना उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे? भंडार संसाधन। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा, वैसा संसाधन जिसे जो है ना उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे बोलेंगे भंडार संसाधन। समझिएगा, जैसे कि जल है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो जल से मोटरसाइकिल चले, जल से मोटरसाइकिल चले। हमारे पास जो जल संसाधन उपलब्ध है, लेकिन हम ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाए हैं कि जल से मोटरसाइकिल चल सके। ठीक है, उसके बाद है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से क्या चले? ट्रेन चले। लेकिन ऐसा हम टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाए हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से क्या चले? ट्रेन चले। ठीक है, लेकिन हाल ही में जो है ना हाइड्रोजन एवं जो ऑक्सीजन है उसके मिश्रण से ट्रेन चल चुका है जापान और जर्मनी में। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? भंडार संसाधन बोलेंगे। हमारे पास संसाधन उपलब्ध है लेकिन तकनीक ही नहीं है कि उसका हम इस्तेमाल कर सके, उसे बोल देंगे भंडार संसाधन। ठीक है, अगला है संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे बोलेंगे संचित कोष संसाधन। उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे बोल देंगे संचित कोष संसाधन। आप समझिएगा, ये आपके भारत का मैप है और मानते हैं कि यहाँ पर कोयला मिल गया। जो संसाधन है क्या है? जो संसाधन है आपका कोयला मिल गया। ठीक है, कोयला लिख दीजिए, कोयला। कोयला आपको मिल गया है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके पास तकनीक भी है, आपके पास तकनीक भी है कि इस कोयले का आप उत्पादन कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है, अभी आपको ज़रूरत जो यहाँ पर कोयला है उसका नहीं है, तो उसे क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे संचित कोष संसाधन। जैसे आप समझिए कि आपका बैंक है और आपके बैंक में जो है ना आपका पैसा पड़ा हुआ है, उसे आप निकाल नहीं रहे क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसा है लेकिन उसे आप निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोल देंगे कि आपका जो पैसा है ना संचित कोष में रखा हुआ है। ठीक है, जबकि संसाधन में क्या बोलेंगे? जो संसाधन है वो क्या है? वो आपके संचित कोष संसाधन है, क्योंकि उसको अभी हम भविष्य के लिए रखे हुए हैं, इसे हम भविष्य के इस्तेमाल के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है कथन है। इसे कथन को ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। कथन है
कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास जो है पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके महात्मा गांधी का कथन है। अगला पॉइंट है नर्मदा बचाओ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मेघा पाटकर के द्वारा शुरू किया गया है नर्मदा बचाओ अभियान। वर्षा जल का संचय कर कृषि भूमि का विस्तार, वर्षा जल का संचय कर कृषि भूमि का विस्तार, वर्षा जल को संचय कर जो है कृषि भूमि का विस्तार करने के क्षेत्र में किसके द्वारा काम किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है संदीप पांडे के द्वारा काम किया गया है। और जो संदीप पांडे हैं इनका संबंध राजस्थान राज्य से है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रथम बार जो है, प्रथम बार संसाधन संरक्षण करने की वकालत 1968 में किसके द्वारा किया गया? तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो है प्रथम बार संसाधन संरक्षण करने की वकालत किया गया 1968 में। और किसके द्वारा? तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा। अगला पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण हेतु जो है सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया है। ये पूछा हुआ आपके सवाल है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि स्टॉकहोम में जो है विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 1972 में हुआ। और किस संबंध में हुआ? तो पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए जो है 1972 में स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अगला पॉइंट है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था, डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर समझिएगा मानव एवं तकनीक की, मानव साथ में देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा मानव भी साथ में है और आपके मानव के पास क्या है? तकनीक भी है। तो मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को जो है ना डाकुओं की अर्थव्यवस्था बोला जाता है। मानव जो है, मानव के पास क्या आ गया? अब तकनीक आ गया। जहाँ पर पहले तकनीक नहीं था तो मात्र आपको ज़रूरत है एक पेड़ का तो कटा एक पेड़, लेकिन अभी क्या है आप जेसीबी लेके जाइएगा और एक बार में हज़ारों पेड़ को आप काट दिए। जेसीबी से भी खतरनाक मशीन आ गया है जो जाके मिनटों में जो है ना हज़ारों पेड़ को काट देता है। ठीक है। तो क्या इसे बोलते हैं, जो डाकुओं की अर्थव्यवस्था है इसे बोलते हैं मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था बोला जाता है। आपके एग्जाम में जो है ना ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा चुका है, बोला कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं। ये पॉइंट को लिख दीजिएगा। ठीक है। अगला है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सतत विकास किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए, भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है, ऐसी धारणा को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसी धारणा को सतत विकास कहते हैं। ठीक है। यहाँ ध्यान से समझिएगा पर्यावरण को आपको क्षति नहीं पहुँचाना है, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचाना या बहुत कम पहुँचाना है। और भविष्य की आवश्यकताओं को भी आपको मध्य नज़र रखना है कि भविष्य की जो आवश्यकता है वो भी पूरा होते रहे। और ये भी ध्यान रखना है कि जो वर्तमान की आवश्यकता है वो भी पूरा होते रहे। उस विकास को क्या बोलेंगे? तो उस विकास को बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे, इसे बोलेंगे सतत विकास बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्मरणीय तथ्य है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में, 1992 में। और कहाँ पर हुआ? तो रियो डी जेनेरो में हुआ, रियो डी जेनेरो में हुआ। जो रियो डी जेनेरो है किस देश में है? तो ब्राज़ील में है। अगला है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1997 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ। पूछेगा कि न्यूयॉर्क किस देश में है? तो न्यूयॉर्क आपके अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 2002 में हुआ। कहाँ पर होता है? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होता है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होता है। अगला पॉइंट है क्योटो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ है? तो 1997 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो जापान में हुआ है क्योटो सम्मेलन।
बोलेगा कि जो क्योटो सम्मेलन है उसका कारण क्या था होने का, तो पृथ्वी को जो है ना ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्योटो सम्मेलन हुआ था। आपको ध्यान रखना है जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी है ना उसका तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो किस प्रकार से जो है ना पृथ्वी के तापमान को हम लोग कम करें, इसके देखते हुए क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में जापान में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता, ये कब होता है? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता है 1987 में होता है, 1987 में होता है। और कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहीं पर होता है। और आपको ध्यान रखना है किस लिए होता है, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए। जो आपके ऊपर आसमान में जो है ना ओजोन परत है, ठीक है, आपको पता होगा क्षोभमंडल के ऊपर जाइएगा तो आपको एक ओजोन परत मिलेगा, तो उसके संरक्षण के लिए जो है ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था 1997 में, ठीक है। तो जो आपका चैप्टर था भारत संसाधन एवं उपयोग, ये आपके यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू।